नमस्कार साथियों, मैं रामराज जांगड़ी स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले अपन एक वीडियो में अपनी क्लास 12th का इतिहास विषय और इतिहास विषय का जो पार्ट है अपने सिलेबस में, उन्हीं के बारे में चर्चा की थी कि अपन 12th क्लास में कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा भाग पढ़ेंगे और अपने सिलेबस में क्या क्या जानकारी है उसके बारे में पहले वीडियो में अपने देखा और समझा। उसके बाद में आज अपन पहला अध्याय जिनका नाम वैभवशाली भारत का इतिहास या फिर भारत का वैभवशाली इतिहास, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर लाइव क्लास या फिर एनिमेशन वाली क्लास, इस प्रकार से अनेकों कमेंट आए थे। तो मैंने एक ही ये पीपीटी वाला, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, पीपीटी से अध्यापन आपको करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि जो आपके साथ साथ में मेरा वीडियो है वो ग्रामीण क्षेत्र के उस लास्ट स्टेप पर बैठे विद्यार्थी तक भी जाता है। तो वो विद्यार्थी उनके पास में नेटवर्क की समस्या होती है, फ़ोन में डिस्प्ले छोटा हो सकता है, नेटवर्क की समस्या कम है, मान लिया क्वालिटी कम चलाते हैं तो उनको दिखता नहीं है बड़ी क्वालिटी में जो वीडियो बनाया हुआ होता है। तो इसलिए मैंने इस प्रकार का जो वीडियो है वो आप तक उपलब्ध करवा रहा हूँ ये पीपीटी के माध्यम से। तो दोस्तों, अपन पूरे अध्याय को बड़ी आसानी से समझेंगे और कौन कौन सी क्वेश्चन है वो इनमें से पूछे जाएंगे। और आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि इनमें कितना संशोधन करें अपन, कुछ नया जोड़ना हो तो नया जोड़ने के बारे में भी आप कमेंट कीजिए कि सर इसमें ये नया जोड़िए, क्योंकि अपन आप और हम जो हमारी टीम है वो मिलकर के ही अपन अच्छी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लॉकडाउन की वजह से आप सभी घर पे हैं और अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। तो इतिहास विषय से संबंधित अपन अध्ययन कर रहे थे और एक वीडियो अपने देख लिया है और उनको आपने भी नहीं देखा है अभी तक, तो उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी अनेकों तरह के कमेंट करते हैं, तो उनसे बच करके रहना है। आपको केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और एग्ज़ाम 12 महीने निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब अपना एग्ज़ाम आ चुका है। तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी है वो बेहतर तरीके से करनी है। तो अपना अध्याय है पहला, भारत का वैभवशाली इतिहास, ठीक है। वैभवपूर्ण इतिहास, भारत का जो वैभवशाली इतिहास कैसा रहा है, इनके संबंध में अपन इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। और इस पार्ट को अपन दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक भाग में अपन यदि अध्ययन करेंगे तो कुछ कल एक विद्यार्थी कमेंट है कि सर ये इतिहास विषय है वो बोरिंग विषय है। यदि आप रुचि लेंगे तो बोरिंग विषय नहीं, आप रुचि लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। भले 1 घंटे की क्लास लंबी हो या फिर 2 घंटे की क्लास लंबी हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बोरिंग जैसी इसमें कोई बात नहीं है। तो बात हुई, अपन इस पार्ट को दो भागों में बांटेंगे। अब इस पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे और प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ये लास्ट में अपन इस पार्ट का जो पार्ट पूरा होगा, इस पार्ट के एंड में अपन चर्चा करेंगे कि कौन सी क्वेश्चन है वो 2020 वाले एग्जाम में पूछे गए थे और कहाँ से पूछा गया था, और 2019-18 वाले एग्जाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न है वो पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो उन सभी की अपन चर्चा करेंगे वीडियो समाप्त होने के बाद में, यानी अपना लेसन है वो पहला समाप्त होने के बाद में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो कि इतिहास के बारे में आपको भी जानना जरूरी है। तो वे कौन सी बेसिक जानकारियाँ हैं, तो आइए अपन पढ़ते हैं। इतिहास है क्या? कुछ विद्यार्थी से पूछा जाता है कि 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरे इतिहास सब्जेक्ट है और 2 अन्य सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आपके भी 2 अन्य कौन कौन से सब्जेक्ट है कमेंट में बताइएगा, उनके भी क्लास अपन रेगुलरली शुरू करने जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के ज्योग्राफी है, कुछ के पॉलिटी है, कुछ के इकोनॉमिक है। तो आपके 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, हिंदी साहित्य भी हो सकते हैं। तो उन जिन विद्यार्थियों के ज़्यादा कमेंट है उनकी क्लास अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है बनाने के लिए, यानी कि मैंने ये टाइप भी किया है, उसके बाद में काफ़ी जानकारी जुटा करके ये वीडियो बनाया है। क्योंकि अपन लाइव वीडियो बनाएंगे तो उसमें 25-30 मिनट का होता है, तो
उतना ही उसमें समय लगता है, लेकिन इसमें टाइप करना और उसके बाद में आप तक सामग्री पहुंचाना, कोशिश रहेगी कि इससे बेहतर तरीके से आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाएं। अब आपसे पूछा जाए कि इतिहास क्या है और इतिहास की परिभाषा आप दीजिए, तो इतिहास क्या है और इतिहास की परिभाषा के बारे में पूछा जाए प्रश्न, बेसिक प्रश्न है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे अनेकों विद्वानों ने इतिहास की अनेकों परिभाषाएं दी है। अपन समझेंगे किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित किसी व्यक्ति, उसके बाद में समाज और उसके बाद में देश। एक व्यक्ति है वो मिलकर के क्या करेगा, परिवार का निर्माण, परिवार के बाद में समाज का निर्माण होगा और समाज से क्या किसका निर्माण होता है, देश का। व्यक्ति, व्यक्ति के बाद में समाज और समाज के बाद में देश। इनके बारे में महत्वपूर्ण या फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, इनके बारे में महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं और तथ्यों का या फिर तथ्यों या आदि का क्या है, कालक्रमिक विवरण। कालक्रमिक क्रमबद्ध होना चाहिए, इनका विवरण कैसा होना चाहिए, कालक्रमिक, काल के अनुसार होना चाहिए। कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये तो हुई बेसिक अपने इतिहास की परिभाषा। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि अपन अध्ययन कैसे करेंगे, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए इतिहास का जो विभाजन है, भारतीय इतिहास का जो विकास चार्ट है, इसमें अपन देखेंगे भारतीय इतिहास के जो विकास चार्ट को अपन 3 भागों में बांटेंगे या फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागो ऐतिहासिक काल, उसके बाद में दूसरा है आध ऐतिहासिक काल और फिर है ऐतिहासिक काल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक जानकारी आपको साथ साथ में दे रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए अपन इसके बाद में ये विभाजन होने के बाद में अपना जस्ट सिलेबस से ही ये रिलेटिव है, तो आपका जानना जरूरी, 5-10 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 काल हुए। कौन से, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों कालों में इनकी क्या विशेषता है और इनके बारे में समझेंगे। तो इन 3 भागों को किस आधार पर बांटा गया है, तो देखिए इसके जो लक्षण है प्रागो ऐतिहासिक काल के, तो इसमें जो साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं, साक्ष्य जो तथ्य हमें उपलब्ध होते हैं वो लिखित रूप में हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, जो हमें तथ्य उपलब्ध होते हैं वो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सर लिखित रूप में तथ्य उपलब्ध नहीं होते तो इसके बारे में जो लोग रहते थे उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए इसमें जो इस समय के जो लोग रहते थे उसके बारे में हमें पूरा तात्विक साक्ष्य है, उनसे जानकारी हमें उपलब्ध होती है। अब ये सर पूरा तात्विक साहित्य और साहित्यिक साक्ष्य क्या है, तो ये अपन इसी पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि ये पूरा तात्विक और साहित्यिक जो है स्रोत या तथ्य उसके बारे में। ये तो बात हुई प्राग ऐतिहासिक काल, समझ में आ गया होगा। इस काल में या फिर इस काल का जो इतिहास लेखन हुआ है या फिर इस काल की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो इस काल में जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं उनका लिखित रूप बिल्कुल भी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्यों बांटा गया है कि जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लिखित रूप में हमारे पास में है नहीं, और इनको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये हुई प्राग ऐतिहासिक काल की बात। उसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, अब देखिए इसमें बात यह होती है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्य तो हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिखित साक्ष्य तो हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इनकी जो लिपि है उनको अभी तक अपन लोगों को पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसमें कौन कौन सी सभ्यता आती हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब कुछ लोग वैदिक सभ्यता पर कमेंट करेंगे सर इसमें तो संस्कृति ये थी, लेकिन इसमें आद्य ऐतिहासिक में ये दोनों सभ्यताएं शामिल होती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहले में आपने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल में। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या था, साक्ष्य हमारे पास में किस प्रकार के थे, लिखित रूप में साक्ष्य था ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आद्य ऐतिहासिक में। अब इसके पास में अपने आद्य ऐतिहासिक काल में अपने पास में लिखित साक्ष्य तो है,
लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो इनमें कौन कौन सी संस्कृतियां शामिल हुई? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद में आते हैं ऐतिहासिक काल। उसके बाद में किस में आते हैं अपन? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में देखिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साहित्य क्या होते हैं हमारे पास में उपलब्ध है। पुरातात्विक और साहित्यिक ये दोनों साक्ष्य क्या है हमारे पास में उपलब्ध हैं, और इनसे हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। यानी कि जो लिखित रूप और पुरातात्विक रूप, साहित्यिक रूप, ये दोनों रूप है साक्ष्यों के, वो हमारे पास में उपलब्ध है और इनकी सहायता से अपन इतिहास लेखन कर सकते हैं। तो ये किस में आएंगी? ये जो व्यवस्था है, ये सभ्यता है, ये ऐतिहासिक काल इसे कहा जाएगा। अब ऐतिहासिक काल में कौन कौन से समय को शामिल किया गया है तो उसके बारे में देखिए। पहले प्रागैतिहासिक काल देख लीजिए। प्रागैतिहासिक कहाँ से कहाँ तक है? वैसे इनकी अनेकों इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इनका समय विभाजन किया है। तो कुछ बेसिक जानकारी, कॉमन जानकारी मैं बताता हूँ। अज्ञात से लेकर के ये 2500 ईस्वी तक किसका कालक्रम है? प्रागैतिहासिक काल का। ये पुनः देख लेंगे अपन कब से लगा करके कब। तो देखिए अज्ञात से लगा करके 2500, अज्ञात से 2500 तक किसका कालक्रम है? प्रागैतिहासिक काल का। और उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल है जिनका कालक्रम कब से कब होगा? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल है, वो चलता है। और उसके बाद में अगला अपना है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में देखिए, ऐतिहासिक काल में सर हमने तो वो 3 भाग पढ़े थे इतिहास के। तो कौन कौन से पढ़े थे? तो कुछ विद्यार्थी कहते सर हमने तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये अध्ययन सुविधा की दृष्टि से आपने पढ़े होंगे। तो इनमें यही वापस आ जाते हैं आपके प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये ठीक है। तो इसमें देखिए 600 से लगा करके जो आधुनिक काल है, 600 से लगा करके प्राचीन काल है, वो प्रारंभ होता है और 712 ईस्वी तक चलता है। तो इसी प्रकार जो ऐतिहासिक काल है, इनमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये आधुनिक विश्व है जो कि आपके सिलेबस में संबंधित नहीं है। तो प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? महाजनपद काल है वहाँ से, और फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ऐसे करके आगे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। तो अपने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, समाज या देश की कालक्रम या उनका जो विवरण है वो कालक्रमिक विवरण मिलता है हमें, तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। तो यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा कालक्रमिक विवरण आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अपना पाठ शुरू होता है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। पाठ का नाम क्या है दोस्तों? भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अब इसका सिलेबस क्या है और इस पाठ में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप दोस्तों पाठ को पढ़ते हैं तो उनसे पहले, पाठ को पढ़ने से पहले देख लेना कि इस पाठ में दे क्या रखा है, अपना सिलेबस क्या है, इस पाठ में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना। तो मैं आपको बताता हूँ, इस पाठ में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो है ऐतिहासिक स्रोत और एक है उपलब्धियाँ। एक है ऐतिहासिक स्रोत और एक है उपलब्धियाँ। इस पाठ में दोस्तों अपन ऐतिहासिक स्रोत है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, समझेंगे। और उसके बाद में अगला अपना वीडियो आएगा पार्ट 2, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा और कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर बोरिंग हो जाएंगे, इतिहास बोरिंग विषय है। आप रुचि क्रिएट कीजिए इस सब्जेक्ट में, बहुत ही अच्छा विषय है। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत में अपन पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत और उसके बाद में पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखीय स्रोत, ये दोनों स्रोत है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इनमें कौन कौन सा विवरण है जो कि हमें उपलब्ध होता है हमारे भारत देश में, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में विभिन्न भाषाई ग्रंथ और विदेशी यात्रियों की विवरण, वंशावलियाँ, ये सभी शामिल होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैभवशाली भारत का जो इतिहास है, पाठ को पढ़ने से पहले हमारी भूमिका रहती है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, भारत कहाँ स्थित है, ये अपने पाठ में दे रखा। उस हिसाब से मैंने पूरे पाठ में से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत की है, क्योंकि अपने एग्जाम में प्रश्न है वो कैसे भी पूछा जा सकता है और किताब की एक लाइन उठा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण मैंने एग्जामों में देखे हैं। इतिहास विषय में जब प्रश्न बनते हैं, किसी चित्र के नीचे से भी प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है। तो देखिए, वैभवशाली भारत का जो इतिहास है, इसमें देखिए भारत की जो भौगोलिक स्थिति बताई गई है, भौगोलिक स्थिति बताई गई है। इसमें देखिए जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में, वे इतना ही अपने किताब में लिखा हुआ है। तो समुद्र के उत्तर में और जो बर्फीला क्षेत्र है, बर्फीला प्रदेश है, यानी जो हिमालय के आसपास वाला बर्फीला क्षेत्र, इनके कहाँ है? दक्षिण में भारत की स्थिति है। ठीक है। अब भारत का वातावरण कैसा रहता है? यहाँ पे अधिकांश भारत का वातावरण कैसा रहता है? उष्णकटिबंधीय वातावरण रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, उत्तर में हिमालय, भारत का जो उत्तर भाग है, यहाँ पे क्या है? हिमालय है, सभी को पता है। अब इनमें कौन कौन सी श्रृंखला है? पहाड़ी श्रृंखला है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर का, नोट कर लीजिए आप, कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए। तो देखिए, उत्तर में हिमालय, इसकी जो बल्ख, बदखा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, हिमाचल की जो श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला है, हिमालय की जो श्रृंखला है, ये यहाँ पे स्थित है। यहाँ से लगा करके पश्चिम में हिंदू कुश, सफ़ेद को, तुर्कमान, कृथर, ये पर्वत श्रेणियां हैं। ये क्या करती है? भारत को एक विशेष महाद्वीप बनाती है या प्रदेश बनाती है। अलग इनकी जो भौतिक विविधता है, इनको लेकर के है। अब देखिए, ये पश्चिम में हिंदू कुश, सफ़ेद को और तुर्कमान, कृथर, ये सभी पूरे विश्व को, पूरे विश्व में भारत को क्या करती है? अलग करती है। क्योंकि इनकी जो स्थिति है भारत के नक्शे में, आप देख सकते हैं पश्चिम में है ये पर्वत श्रेणियाँ, जिनकी वजह से भारत पर जो आक्रमण हुए थे, जो विदेशी जातियों के, जातियों के, तो उनके आक्रमण हुए थे। तो वो आक्रमण किन की वजह से कम हुए? हिंदू कुश, सफ़ेद को, तुर्कमान और कृथर, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि पूरे विश्व से भारत को क्या करती है? अलग करती है। और ये बीच में एक दीवार की तरह कार्य करती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी वजह से भारत पर आक्रमण, वैसे काफ़ी आक्रमण हुए, लेकिन जो विदेशी है वो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते थे? कमज़ोर हो जाते थे। ठीक है, ये बात अपने समझी, भारत का भौगोलिक क्षेत्र इसके बारे में। और अब अपन आते हैं भारत का इतिहास से उनकी जानकारी के स्रोत। अपने पढ़ा कि जो तथ्य हमें उपलब्ध होते हैं इतिहास में, क्या है? तथ्यों के आधार पर क्या लिखते हैं अपन? इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। अपन का मतलब इतिहासकार। ठीक है, अपन तो इतिहासकार है नहीं, अब तो आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, भारत इतिहास की जानकारी के स्रोत, भारत की जो इतिहास है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को? इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इनके स्रोत क्या हैं? तो अपन देखिए, पढ़ते हैं। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इतिहास की जो जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार क्या करता है? सभी प्रकार के साधनों का है वो उपयोग करता है। इन साधनों को स्रोत या साक्ष्य या प्रमाण कहा जाता है। नोट करने लायक बात है, सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण किसे कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। स्रोतों का विभाजन, यह पर साक्ष्यों का विभाजन या फिर प्रमाण का विभाजन। तो भारतीय इतिहास लेखन में जो काम आने वाले साक्ष्य हैं, उपयोग में आने वाले साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों का विभाजन, स्रोतों का विभाजन 2 भागों में किया गया है। एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। पहला कौन सा हो गया दोस्तों? साहित्यिक, और दूसरा कौन सा है? पुरातात्विक। ये आपका जो पार्ट है, पहला पार्ट है भारत का वैभवशाली अतीत या भारत से रिलेटिव जो स्रोत है उनसे संबंधित ये पहला पार्ट है। और इनमें से ही मैंने ये आपके सामने सामग्री उपलब्ध करवाई है। यदि आप इन्हें पढ़ लोगे तो काफ़ी सारी जानकारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। एक बार पुनः आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी पाठ में, यदि अच्छा अंकन करवाना चाहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने पढ़ा कि स्रोत किसे कहते हैं और स्रोत कितने भागों में भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनको विभाजित किया है। तो पहला है साहित्यिक और दूसरा कौन सा है? पुरातात्विक या पुरालेखीय। अब साहित्यिक स्रोत में किन्हें शामिल किया गया है? साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखित रूप में हमें उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत यहाँ पे अपन विभाजित करें कि 2 साहित्यिक स्रोतों में, पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या है? धर्मेतर साहित्य। पहला कौन सा है? धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। अब
दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये तो धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य क्या है? धार्मिक साहित्य यानी धर्म से संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है जिन किताबों में, पुस्तकों में, लेखों में, वो क्या है? धार्मिक साहित्य। धर्मेतर साहित्य यानी जो धर्म के अलावा भी जानकारी मिलती है उन लेखों में, जो पुस्तकें होती है उनमें, वो क्या है? धर्मेतर साहित्य है। अब इसमें धर्मेतर साहित्य में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा कि धर्मेतर साहित्य किसे कहते हैं, क्योंकि धार्मिक साहित्य से संबंधित सभी विद्यार्थियों को पता है कि धर्म से संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है वो धार्मिक साहित्य है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि ये धर्मेतर साहित्य क्या है। ठीक है, धर्मेतर साहित्य क्या है और इनमें कौन कौन से साहित्य शामिल किए गए हैं? तो इसमें देखिए लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य और उसके बाद में एक है विदेशी साहित्य। ठीक है, अब इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे और विदेशी साहित्य इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो प्रकार है धर्मेतर साहित्य के उनके बारे में अपन समझ लेते हैं। तो इनमें भी कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे? काव्य, नाटक, कथा और नीतिशास्त्र। और विदेशी साहित्य है इनमें यूनानी, चीनी, मुस्लिम और तिब्बती। इनके बारे में भी आगे अपन पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला था अपने धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में पहला अपन कौन सा लेंगे? ब्राह्मण साहित्य। भारतीय इतिहास लेखन में ब्राह्मण साहित्य से संबंधित साक्ष्य है वो हमें किसमें उपलब्ध होते हैं? जो वेद है, आपको भी पता होगा कि वेदों में ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमें जानकारी है वो ज़्यादा उपलब्ध होती है। तो वेदों के बारे में आपको पता ही होगा, वेद कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 4। कितने? 4। तो 4 में पहला कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। ऋग्वेद की जो रचना है वो छंदों में की गई है। किसमें? छंदों में। अब आर्य सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानकारी है वो मिलती है। वेदों से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता थी, उस सभ्यता की संस्कृति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। किसके बारे में? आर्य सभ्यता के बारे में। ये एक प्रश्न बन सकता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेदों के नाम। और सर ये तो वेदों के नाम तो सरली हम तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर लेते हैं कि 4 वेदों की संख्या कौन सी, और एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ गलत कर लेते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला है संहिता, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों में से जो संहिता होती है इसमें वेदों की व्याख्या की गई है। वेदों की व्याख्या किस में की गई है? प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो संहिता में वेदों की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेद और उपवेद और उनकी विशेषता, ये भी प्रश्न आपके किताब में से हैं और उनमें से मैंने कोशिश की आप तक अच्छी जानकारी उपलब्ध हो, इसलिए इस रूप में आप टेबल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, वेद ऋग्वेद, उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इनका संबंध किससे है? चिकित्सा शास्त्र से। यजुर्वेद यानी कि धनुर्वेद और युद्ध कला से संबंधित आप कह सकते हैं, यजुर। और फिर आता है सामवेद, और सामवेद का है गंधर्व वेद और कला और संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद और जिन्हें शिल्प वेद कहा जा सकता है, और भवन निर्माण कला से संबंधित। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये तो याद कैसे होंगे? तो ऋग्वेद देखिए सबसे प्राचीन है, जिन्हें आयुर्वेद कह सकते हैं। और आयुर्वेद का मतलब क्या है? चिकित्सा से संबंधित। यजुर्वेद यानी आप याद करने का तरीका बताऊँ, यजुर यानी जो बाजू होती है, अपने बाजू होते हैं। और धनुष कहाँ रहता है? बाजू में रहता है, यानी धनुर्वेद। और धनुष कहाँ काम आता है? युद्ध कला में काम आता है। सामवेद, सामवेद यानी संगीत, स से संगीत। सामवेद ये गंधर्व से संबंधित आप मान सकते हैं, सामवेद यानी संगीत। अथर्ववेद, अथर यानी पत्थर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे आपको याद ही होगा, अच्छे विद्यार्थी है आप और प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी है तो आपको याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वेदांग क्या है सर? हमारे किताब में सर के वेदांग आया हुआ है, वेदांग क्या है? तो देखिए, वेदों का अर्थ समझने व जो सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई।
वेद है उनका अर्थ समझने, वो सूक्तों के सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। अब वेदांग कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? शिक्षा। उसके बाद दूसरा कौन सा है? कल्प। तीसरा कौन सा? व्याकरण। चौथा निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं, या वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनके नाम लिखो, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिनको आपको इसमें विवरण लिखना होगा। तो देखिए, शिक्षा क्या है? वेदों के सही उच्चारण के लिए जो रचना की गई थी वो क्या है? वेदांग कहलाते हैं। अब देखिए, शिक्षा इसमें है वेदांग में। तो देखिए, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। जो वैदिक शब्द थे उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए किसका निर्माण हुआ? शिक्षा का। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किसका निर्माण हुआ? शिक्षा का। उसके बाद में कल्प, वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम आते हैं इसमें। कल्प के अनुसार अंदर क्या आता है? जो वैदिक कर्मकांड होते हैं उनको संपन्न करवाने के लिए इनके जो विधि और नियम है वो किसमें शामिल है? कल्प में। उसके बाद में व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। यानी कि व्याकरण है तो व्याकरण से संबंधित इसमें जानकारी है वो हमें उपलब्ध होती है। और उसके बाद में निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त क्या है? भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। यास ने निरुक्त की रचना की थी। और छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद माता ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। और इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। इसके प्रसिद्ध आचार्य कौन है? लगध मुनि। तो ठीक है, वेदांग के बारे में जानकारी हो गई। और उसके बाद में अपन वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वेदों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो उस समय की सांस्कृतिक हो या फिर उस समय का जो समाज हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, उस समय की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। उस समय की, जिस समय वेदों का रचना हुई थी या फिर वेदों का कालक्रम था, वैदिक संस्कृति थी। ठीक है। उसके बाद में भारतीय इतिहास लेखन में और किन किन का सहयोग रहता है? तो देखिए, मनु स्मृति, स्मृतियों की रचना हुई थी। तो इनमें कुछ स्मृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ, इनमें मनु और याज्ञवल्क्य जो वल्क्य स्मृति हैं, इनसे भारतीय इतिहास लेखन में बहुत कुछ सहायता मिलती है। और उसके बाद में आता है महाकाव्य। महाकाव्य आपको पता ही होगा, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत से भी भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। और फिर आता है पुराण। पुराणों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य, ये क्या है? महत्वपूर्ण पुराण है। कौन कौन से? मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य, ये महत्वपूर्ण पुराण माने गए हैं। और इनसे भी भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें उपलब्ध होती है। उसके बाद में अगला है अपना बौद्ध साहित्य। कौन सा है? बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में देखिए, त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या है सर, और त्रिपिटक में से हमें कौन कौन सी जानकारी है वो प्राप्त होती है? तो देखिए, त्रिपिटक, इसमें हमें धर्म के जो, वो धर्म के जो नियम है, आचरण है, इनका संग्रह किसमें किया गया है? त्रिपिटक में किया गया है। ठीक है। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लिख लीजिए, आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिपिटक में किन का विवरण मिलता है? तो ये वो धर्म के नियम और आचरण इसमें क्या है? संग्रहित हैं। और 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है जो कि इसमें शामिल है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। अब देखिए, इनके बाद में बौद्ध ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण हमें योगदान किससे मिलता है? जातक कथा होती है, जातक कथा से। अब ये जातक कथा क्या है? जातक कथा है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, और पूर्व जन्म की कथाओं का जो विवरण है वो हमें किस में मिलता है? जातक कथाओं में। अब इसमें देखिए, उस समय की जो सामाजिक स्थिति है,
धार्मिक और आर्थिक स्थिति है उनके बारे में हमें क्या जानकारी इस बौद्ध जातक कथाओं में मिलती है। ठीक है, और जातक कथाओं की संख्या 549 है। कितनी? 549 है। और उसके बाद में देखिए कुछ और हमें बौद्ध साहित्य से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। ये एक है मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री। ये कुछ रचनाएं हैं जिनसे हमें बौद्ध धर्म की उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। तो देखिए मिलिंद पन्हो में जो यूनानी आक्रमणकारी था मिनेंडर, वो बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हो में मिलता है। अब दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश में सर किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जो सिंहल द्वीप के इतिहास है उसका विवरण किसमें मिलता है? सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप का जो इतिहास का वर्णन है वो इसमें मिलता है। महावस्तु जो कि गौतम बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उस पर आधारित ग्रंथ है। और ललित विस्तार में जो गौतम बुद्ध है उनको देवी शक्ति के रूप में इसको बताया गया है। तो इसी प्रकार अगला है मंजूश्री मूलकल्प। इसमें अश्वघोष का बुद्ध चरित्र ये भी और अन्य बौद्ध साहित्य से संबंधित है वो इतिहास की स्रोत है, इनमें शामिल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक के बाद में जातक कथा है, जातक कथा के बाद में मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के बाद में दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री और अन्य कुछ बौद्ध साहित्य से संबंधित जानकारी है वो हमें भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो बौद्ध साहित्य से संबंधित अपने पढ़ लिया। उसके बाद में जैन साहित्य, जैन साहित्य में आगम, आगम में देखिए 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र, ये आगम में शामिल है। किस में शामिल है? आगम में। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में कथा कोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुजन, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचरंग सूत्र, इनसे भी हमारे जो भारत का इतिहास है, जैन साहित्य, जैन धर्म से संबंधित जानकारी है या फिर उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए हम भारतीय इतिहास लेखन में जैन साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके नाम आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य क्या है सर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैंने शामिल किया है। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अलावा भी अन्य विषयों पर साहित्य लिखा हुआ आता है और इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और विशुद्ध ग्रंथ, नाटक, कथा, कोश, काव्य आदि ग्रंथ है वो शामिल है। इसमें कौन सा? ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथा, कोश और काव्य आदि इसमें क्या है? शामिल है। तो ये तो हुई बात अपने धर्मेतर साहित्य की। तो धर्मेतर साहित्य में आपने पढ़ा ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथा, कोश और काव्य, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। तो देखिए ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ और नाटक, कथा, कोश और काव्य। ठीक है, तो देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है इसके बारे में और इनकी रचना किसने की थी उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए राजतरंगिणी जो कि कल्याण की रचना है और 1150 में इसकी रचना की गई थी और प्राचीन से लगा करके 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास है जो कि इसमें मिलता है। उसके बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में तत्कालीन जानकारी हमें उपलब्ध होती है इनमें से। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जीवन चरित्र है जिनकी रचनाएं हुई थी और जिनसे हमें भारतीय इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। तो ये कौन कौन से जीवन चरित्र है उसके बारे में देखिए। हर्ष चरित्र जिसकी रचना बाणभट्ट ने की, वाकपति, गौड़वोह और विक्रमादित्य चरित्र जिसकी वेलहण और कुमारपाल चरित्र की जयसिंह के द्वारा, अमीर महाकाव्य की नयचंद और नवसहसांक इसमें पद्मगुप्त और भोज चरित्र की बलाल और पृथ्वीराज विजय की जयनाथ।
तो इन्हें आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। जो जीवन चरित है, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें से आपको विस्तृत जानकारी इतिहास लेखन में मिलती है। ठीक है, तो ये हुए अपने ऐतिहासिक ग्रंथ। और उसके बाद में अगला है ऐतिहासिक विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरे टॉपिक को शामिल कर रहा हूँ इसमें। तो देखिए, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य एवं कोश की रचना की गई, और जिनसे उस समय के शासकों, सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी है वो मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखा दत्त का मूत्र राक्षस और शूद्रक का मृच्छकटिकम और विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा वो कामंद का नीतिसारो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इन ग्रंथों को आपको याद करना है। ऊपर जो बताए हुए ग्रंथ हैं इनको याद करना, आप कॉपी में लिखते जाइए साथ साथ में। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है, और गुणाढ्य की जो बृहत कथा, क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह की अमरकोश आदि प्रमुख ग्रंथ है जिनसे महत्वपूर्ण तत्कालीन समाज की जानकारी है वो मिलती है। और ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको विशुद्ध साहित्य ग्रंथ को समझना बहुत जरूरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। और उसके बाद में अपन आते हैं क्षेत्रीय साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य हो गया, विशुद्ध साहित्य हो गया। उसके बाद में कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनकी रचना एक क्षेत्र विशेष के लिए की गई थी। एक क्षेत्र विशेष के राजा भी मान सकते हैं, एक क्षेत्र के राज्य के लिए भी मान सकते हैं। तो संगम साहित्य जो दक्षिण भारत के संबंध में है। और उसके बाद में पृथ्वीराज रासो, कानाड़देव प्रबंध, राव जय सिरो छंद, वंश भास्कर नैणसी की खियात बांकीदास की, ये राजस्थान से संबंधित है। और संगम साहित्य जो कि एक दक्षिण भारत के चोलचल पांडे, उनका जो साहित्य है उनका विवरण किसमें मिलता है, संगम साहित्य में मिलता है। तो ये सभी भारतीय इतिहास लेखन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। भारतीय इतिहास लेखन में क्या करते हैं, ये सभी सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें क्षेत्रीय साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विदेशी विवरण। इनके साथ साथ में जो क्षेत्रीय है, विशुद्ध साहित्यिक है और ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनके साथ साथ में जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, विदेशी यात्री है वो भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ आकर के रचनाएं की, कुछ किताबें लिखी, अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। उन यात्रा वृत्तांतों से भी उस समय का जो भारत था, उस समय के भारत की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस समय के भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में जानकारी हमें इनकी विदेशी है, इनके विवरणों में मिलती है, इनकी यात्रा वृत्तांतों में मिलती है। तो देखिए, विदेशी कौन कौन से आए, तो पहले यूनानी विदेशियों के बारे में देख लेते हैं। टेसिस एरियन, उसके बाद में इसका इलैक्स, मेगास्थनीक और टोलमी और प्लिनी द एल्डर, हेरोडोटस और नियारक्स, अरिस्टोब्यूस और आनेकेरिट्स और स्ट्रेबो, इन्होंने यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में या फिर इनकी यात्रा वृत्तांतों से भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें वो उपलब्ध होती है, जिनसे भारत का जो इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ये तो थे यूनानी यात्री या फिर यूनानी यात्रियों का विवरण। उसके बाद में चीनी यात्री आए थे और चीनी यात्रियों का जो विवरण है इसमें हुआयान और उसके बाद में सुंगयोंग, उसके बाद में हावेनसांग और इत्सिंग, ये सभी चीनी यात्री थे। और इन यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से, विवरण से भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। और उसके बाद में तिब्बती विवरण। तिब्बती विवरणों में देखिए कैंग्योर और तंग्योर और मिडास ऑफ गोल्ड, मिडास ऑफ गोल्ड, इनसे भी भारत के इतिहास लेखन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या हैं, किसी राजा ने या फिर किसी राज दरबार में किसी शासक के जो पूरा वंश है उसके बारे में जो लिखी जाती है, वंश के बारे में विवरण किया जाता है, वो क्या कहलाती है, वंशावलियाँ कहलाती है। तब ये वंशावलियाँ उन राजा के बारे में सही सही लिखी गई थी और ये न्यायिक दस्तावेज भी है। ये क्या है, न्यायिक दस्तावेज भी। और कई इन्हें वंशावलियाँ यहाँ बहिया भी कहा जाता है और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई अपने साहित्यिक स्रोतों के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में।
आपने पढ़ लिया कि साहित्यिक स्रोत भारत में इतिहास लेखन में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, भूमिका निभाते हैं। अब अगला है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो कि अपने शिलालेख भी हो सकते हैं, स्मारक भी हो सकती है, सिक्के भी हो सकते हैं, मूर्तियाँ भी हो सकती है, शैल चित्रकला भी हो सकती है, जिन पर लिखित रूप भी हो सकता है, चित्रात्मक भी हो सकते हैं ये, ठीक है। चित्रात्मक होंगे तो इनके बारे में जानकारी है वो किसमें शामिल होगी? पुरातात्विक में। अब पुरातात्विक में अभिलेख, अभिलेख के बाद में उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है और सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियाँ व मंदिर, शैल चित्रकला। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख और ताम्रपत्र अभिलेख ये शामिल होते हैं। किसमें होते हैं? अभिलेखों में, ठीक है। तो ये किस प्रकार से योगदान देते हैं भारत के इतिहास लेखन में, कौन कौन से अभिलेख, स्मारक है वो शामिल हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पुरातात्विक स्रोतों का जो विभाजन किया गया है, उत्खनन से प्राप्त अवशेष और उसके बाद में अभिलेख, अभिलेख के बाद में सिक्के व मुद्राएं और स्मारक व भवन और उसके बाद में मूर्ति कला, शैल चित्रकला व कलाकृतियों के बारे में। तो दोस्तों पुरातात्विक जो स्रोत है उनका विभाजन है वो इनके अनुसार अपने किया, और जिनमें पहला है उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है वो हमें प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए जो उत्खनन से हमें कुछ औजार भी प्राप्त हो सकते हैं। मृदभांड, मृदभांड किसे कहते हैं? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। मृदभांड भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन या मृदभांड, और इनसे भी भारत की विकास यात्रा को अपन क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री हमें मिली है उसके आधार पर होती है। सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता है, इनको जब खोदा गया, इस सभ्यता की स्थलों को खोदा गया, तो वहाँ से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, माफी चाहूँगा, जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें उस संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में वो जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए इतिहासकार है, उन्होंने जो प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ हैं इनके बारे में बताया कि भारत में, प्राचीन भारत में कितनी मृदभांड संस्कृतियाँ हैं विद्यमान थी। तो 4, तो 4 कौन कौन सी हैं? पहली तो है गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। कैसा रंग? गेरुआ रंग, गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। और उसके बाद में काले व लाल मृदभांड संस्कृति, काला और लाल रंग, काला व लाल, काला व लाल मृदभांड परंपरा या मृदभांड परंपरा संस्कृति। और उसके बाद में चित्रित स्लेटी रंग, चित्रित स्लेटी रंग मृदभांड संस्कृति। और उसके बाद में चौथी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। आप लिख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इतिहासकारों के अनुसार जो प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ थी वो कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी है? तो पहली कौन सी है? गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। और उसके बाद में दूसरी है काले व लाल मृदभांड परंपरा। और तीसरी है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। और चौथी कौन सी है? उत्तरी काली चमकीली परंपरा इसमें शामिल है। अब देखिए उत्खनन में हमें सड़कें भी प्राप्त होती हैं, नालियाँ भी प्राप्त होती हैं, भवन भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और तांबे व कांसे इनकी भी सामग्री हमें प्राप्त होती है, औजार भी मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, आभूषण भी मिलते हैं, और व्यक्तियों को जब दफनाया गया था तो उनकी हड्डियाँ भी मिलती हैं। तो ये किस में आते हैं? ये उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं। इन अवशेषों की जो विभाजन है इस पहले भाग में आएंगे। उसके बाद में आता है अभिलेख। उसके बाद में क्या आता है? दूसरा अभिलेख। अभिलेख में देखिए जो सबसे ज़्यादा, और भारतीय इतिहासकार में तिथि के अनुसार अभिलेख में क्या होता है? जब ये लिखे जाते हैं शासक या राजा के द्वारा लिखवाए जाते हैं, प्रजा के बारे में भी लिखवाए जा सकते हैं, या फिर राजा अपने बारे में भी अभिलेख में विवरण लिखवा सकता है, या फिर राजा है वो अपनी प्रजा में अपनी जो छवि है उनको मजबूत करने के लिए भी लिखवा देता था। तो उसके बारे में जो सत्यात्मक कहे या फिर तथ्य की सत्यता के बारे में कहे, तो इसमें जो तारीखें होती हैं वो लिखी हुई मिलती है। इसलिए जो कालक्रम है वो निर्धारण बहुत ही सरल तरीके से होता है अभिलेखों में। और भारत में अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? जो कि अशोक के अभिलेख हैं वो महत्वपूर्ण है, उनसे हमें जानकारी है वो मिलती है। और उसके बाद में अनेकों अभिलेख हैं वो भारत में काफ़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा का अभिलेख है, खारवेल का अभिलेख है, और भी नासिक का अभिलेख ले सकते हैं आप। अन्य अभिलेख है वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्मारक व भवन, माफी चाहूँगा, सिक्के व मुद्राएं, सिक्के व मुद्राएं।
अब सिक्के व मुद्राएं उस समय की क्या होती है, महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उस समय के धातु के बारे में जानकारी पता चलती है, उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में भी जानकारी पता चलती है कि किस समय के शासक है वो कैसी मुद्रा है उनका प्रचलन करते थे और किस प्रकार से इनकी धार्मिक धर्म पर विश्वास था, सिक्कों पर उनके चित्र वगैरह है वो होते थे। तो उनसे पता चलता है कि व्यापार किस प्रकार का था और उनका विश्वास है वो किस देवताओं से कहो या किस धर्म से कहो उनसे भी संबंधित है, वो अर्थ अपन निकाल सकते हैं कि उनका संबंध है वो वहीं से था। सिक्कों पर राजा का नाम भी होता था और राज्य का जो चिन्ह होता था, राज चिन्ह, उनका भी अंकन होता था और धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। तो इसलिए इनका जो इतिहास लेखन में कालक्रम है वो निर्धारण बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, अब रही बात सर सिक्कों से हमें जानकारी कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो सिक्कों से हमें तिथि का जो क्रम है उनका निर्धारण होता है और धार्मिक विश्वास की जानकारी है वो हमें मिलती है और नवीन तथ्यों का भी उदाहरण होता है। और शासकों की जो रुचि किस किस क्षेत्र में थी, खेल के क्षेत्र में थी, तो वो क्या कर देते थे, सिक्कों के ऊपर खेलते हुए का अंकन करवा देते थे। तो ये जानकारी अपने सिक्कों से संबंधित है। और उसके बाद में स्मारक व भवन से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर है भारत में, ऐसे बहुत सारे भवन हैं या फिर ऐसी स्तूप भी है, चैत्य भी है, विहार भी है, मठ भी है, मंदिर भी है और राजप्रसाद भी है, दुर्ग भी है। तो इनसे भारत के इतिहास की, उस समय की शिल्प कला है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय की राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सभी भारत के इतिहास लेखन में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और फिर पांचवा है मूर्तियाँ या शैल चित्रकला या अन्य कलाकृतियाँ। अब देखिए उत्खनन में दुर्ग है, मंदिर है जो हमें मिले हैं या फिर मूर्तियां भी हमें मिली है। तो उस समय की जो ऐतिहासिक या फिर प्राग ऐतिहासिक काल की जो निम्न मध्य व उच्च प्राग ऐतिहासिक काल को अपने बांटा था। तो इनमें कौन से काल की ये मूर्तियां हैं, उस समय की कालक्रम का निर्धारण है वो किससे होता है, मूर्तियों से होता है, शैल चित्रों से होता है, कलाकृतियों से होता है। तो ये थी अपने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी। पुरातात्विक स्रोत का विभाजन अपन किन किन भागों में कर सकते हैं, तो देखिए पहला हो गया अपना उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं। और फिर अपने पढ़ा सिक्कों के बारे में, सिक्के हमें किस प्रकार से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, तिथिक्रम निर्धारण और ये धार्मिक विश्वास की जानकारी, कला पर प्रकाश और व्यापार के बारे में और साम्राज्य की सीमाओं के बारे में, नवीन तथ्यों का उद्घाटन और साक्ष्यों की जो शासकों की रुचि थी उनके बारे में। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों अपना ये पहला पार्ट है, इसका पहला वीडियो कोशिश की है मैंने, हमारी टीम ने कोशिश की है कि जहाँ तक तो हो सके अच्छी से अच्छी जानकारी कम समय में आप तक पहुँचाई जाए, कम समय में आप तक पहुँचे जाएँ। और कोशिश की है इससे भी आगे आने वाले वीडियो में कम से कम समय में आप तक जानकारी है वो उपलब्ध होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन की जो समयावधि है इसमें आप आराम से अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। और अन्य क्लासों के वीडियो प्रारंभ करने जाऊंगा। इनमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है, इतिहास के अलावा 2 सब्जेक्ट, उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, लिख दीजिए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों की ज़्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट से संबंधित आएगा उनकी क्लास अपन प्रारंभ करेंगे। अगला वीडियो अपना रहेगा इसी पार्ट में से, जो पीछे आधा पार्ट है वो बकाया रहा हुआ है, क्योंकि लंबी क्लास हो गई है, 40-45 मिनट की क्लास हो गई है। तो अगला वीडियो भी अपना 40-45 मिनट का होगा, क्योंकि अपनी क्लास वैसे भी क्लास में 45 मिनट की होती है। तो ये क्लास अपने समाप्त हुई और आपने भी अच्छे तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा, लास्ट तक देखा होगा। और एक बात और बताऊं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा अपनी। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर लाइव क्लास में देखिए, महत्वपूर्ण बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि जो हमारे चैनल अपने टीम का जो वीडियो है वो ग्रामीण क्षेत्र में उस तबके तक सब जो लास्ट स्टेप में जो विद्यार्थी बैठा है, जो जिनके पास में मोबाइल है वो छोटी स्क्रीन का भी हो सकता है, तो उन्हें दिखाई नहीं देता है। इसलिए अनेकों सुझावों के बाद में मैंने इस प्रकार के वीडियो आप तक शामिल किया हूँ। बाकी मेरे चैनल पर सभी लाइव क्लास की वीडियो है, जो उच्च लेवल की कक्षा हैं वो टीचर के लिए वगैरह, उनके सभी लाइव क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अपनी ये जो क्लास 12 के वीडियो वो इस हिसाब से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं अपन।